एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में आज हम देखने वाले हैं क्लास 11th की जो आपका जो सब्जेक्ट है कॉमर्स, उसमें जानेंगे जो सेकेंड यूनिट है फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। तो उसमें हम जानेंगे बिजनेस की किन फॉर्म में बिजनेस हो सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह से अलग अलग मतलब फॉर्म किया जाता है। प्राइवेट सेक्टर, जॉइंट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर। बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में जो सिर्फ आप प्राइवेटली उस पर आपका अधिकार होता है पर्सनली, नो स्टेट पार्टिसिपेशन। इसमें आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट है, जिस भी स्टेट से आपके ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर भी है, स्टेट गवर्नमेंट का कोई पार्टिसिपेशन इसमें नहीं होता है। ठीक है। जॉइंट सेक्टर की बात करें तो इसमें जो ओनरशिप होती है और जो कंट्रोल होता है ना, वो प्राइवेट बिजनेसमैन्स एंड स्टेट एंड पब्लिक तीनों का ही होता है। मतलब जो भी प्राइवेट जिनका बिजनेस है, ठीक है, उनका तो रहेगा ही रहेगा इस पे कंट्रोल और ओनरशिप, प्लस जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट है उसका भी यहाँ पर रोल होता है और पब्लिक का भी होता है। तो ये होती है जॉइंट सेक्टर की, जिसमें तीनों ही आते हैं। कौन? बिजनेसमैन, स्टेट एंड पब्लिक भी आती है। ओके। पब्लिक सेक्टर की बात करें हम तो यहाँ पर स्टेट ओनरशिप एंड कंट्रोल ओनली। तो यहाँ पर पूरा का पूरा ये जो पब्लिक सेक्टर के जो बिजनेस होते हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, इस पर किसकी ओनरशिप होती है? स्टेट गवर्नमेंट की होती है और उसी के द्वारा कंट्रोल भी किया जाता है इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस को। अब अगर हम बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर के फॉर्म्स ऑफ बिजनेसेस की कि क्या क्या आ सकते हैं, तो प्राइवेट में आ जाता है सोल ट्रेडर, जो कि ये बहुत ही ना ओल्ड है और अच्छा भी होता है। ठीक है ना, मीन्स एक अकेला इंसान अपना जो भी बिजनेस होता है उसको स्टार्ट करता कंटिन्यू रखता है। ठीक है। जॉइंट हिंदू फैमिली फॉर्म की बात करें तो इसमें जो भी एक फैमिली होती है ना, जो हमारी इंडियन फैमिली होती है, उनका अपना बिजनेस होता है, तो वो आगे चल के क्या होते हैं, उनके जो भी सन्स होते हैं, ग्रैंड सन होते हैं, वो कंटिन्यू रखते हैं। पार्टनरशिप की बात करें तो इसमें भी 2 से ज़्यादा लोग मिलकर के एक बिजनेस को स्टार्ट करते हैं और जो भी प्रॉफिट शेयर होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, रिस्क को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पर। जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की बात करें तो इसमें जैसा कि मैंने बताया कि ये भी पर्सनली या प्राइवेट तौर पे ये दोनों भी कर सकते हैं। अभी हम इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। अब आ जाते हैं हम पब्लिक सेक्टर में, जहाँ पर क्या किस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म हो सकती हैं। डिपार्टमेंट, अंडरटेकिंग, जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे रेलवे डिपार्टमेंट है आपका, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है। तो जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके द्वारा क्या अंडरटेकिंग होता है, ये आ जाता है आपके इसमें पब्लिक सेक्टर में। गवर्नमेंट कंपनीज़ होती हैं, वो आ जाती हैं। पब्लिक कॉरपोरेशंस होते हैं, जैसे कि LIC वगैरह हो गई। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पर आ जाती हैं? गवर्नमेंट कंपनीज़ की बात करें हम तो बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो गवर्नमेंट है, तो ये सब इसमें आ जाती हैं आपकी पब्लिक सेक्टर में, जिस पे पूरा का पूरा जो ओनरशिप और कंट्रोल जो होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? जो भी आपकी स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है, उसके द्वारा किया जाता है। चलिए डिस्कस करते हैं फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्म ऑफ प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस। सो प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस में किस तरह से आप फॉर्म करते हैं एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, वो जानेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट इज सोल प्रोप्राइटरशिप। जैसा कि मैंने बताया, एक अकेला इंसान उस बिजनेस को रन करता है, डिटेल में हम भी समझेंगे। जॉइंट हिंदू फैमिली फॉर्म्स, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। फर्स्ट पॉइंट इज सोल प्रोप्राइटरशिप। होती क्या है ये? ठीक है। One person provides the capital, bears all the risk and independently manages the business. It is the most natural and oldest, the simplest and the most popular form of business organization. ठीक है, जैसा कि मैंने बताया, एक इकलौता इंसान इस बिज़नेस को रन करता है और जो भी रिस्क होता है उसको अकेले ही वहन करता है, सहन करता है, और इंडिपेंडेंटली में स्वतंत्रता के साथ उस बिज़नेस को मैनेज करता है। और ये जो बिज़नेस है ना, बताया कि बहुत ही पुराना है, ये तरीका जो है बहुत ही पुराना है और बहुत ही पॉपुलर भी है। ठीक है। सपोज़ आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है या दूसरे लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, कोई भी आपके बिज़नेस में आपकी हेल्प के लिए नहीं है, तो आप अकेले स्टार्ट करते हैं छोटे लेवल पर, फिर आप इसको बड़े लेवल पर भी लेकर जा सकते हैं। तो ये इस टाइप का बिज़नेस होता है जो कि किस में आ जाता है? प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर आते हैं। ठीक है। जॉइंट हिंदू फैमिली फॉर्म की बात करें तो इट इज़ अ बिजनेस ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाई अ joint Hindu family which consists of the father and his son, grandson and the great grandson. जैसा मैंने बताया कि ये फैमिली बिजनेस होता है। ठीक है। तो जो कंट्रोल्ड होता है ना, जो भी आपकी हिंदू फैमिली, जॉइंट फैमिली जो भी होगी, उनके द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है और मतलब ओनरशिप भी उन्हीं की होती है। तो इसमें जो जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि फादर होते हैं इस बिज़नेस में, उनके फादर होंगे, फादर के जो बच्चे हैं वो होंगे, ठीक है, उनके पोता पोती, ठीक है, पर पोते, ये सब आ जाते हैं आपके, ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंडसन, ठीक है, बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चों के बच्चे, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। द लाइबिलिटी ऑफ एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली एक्सेप्ट द कर्ता इज़ लिमिटेड टू हिज शेयर इन द फैमिलीज एसेट्स। कर्ता की बात करें कि इस फैमिली का जो कर्ता होता है ना, वो जो
फादर होते हैं, फादर को यहाँ पर कर्ता बोला गया है जो बिजनेस को मैनेज करते हैं, ठीक है। तो फादर मैनेज सभी करते हैं, लेकिन जो फादर है वो उनका यहाँ पर मेन रोल होता है। बोलते हो ना जैसे आप हेड ऑफ़ फैमिली, तो वैसे ही जो फादर होते हैं वही हेड ऑफ़ बिजनेस होते हैं, तो उसको हम कर्ता बोलते हैं, जो सारा काम करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम उसकी बात करें मेंबर्स की लाइबिलिटीज़ की, तो कर्ता की लाइबिलिटी छोड़ करके बाकी जितने भी मेंबर्स होते हैं ना, उनकी जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड रहती है। कितना? जितना भी उनका शेयर्स बनता है एसेट्स में, ठीक है। जो भी बिजनेस की एसेट्स है उसमें जितना भी जिसका जितना हक बनेगा उसके अकॉर्डिंग इनकी जो लाइबिलिटीज़ होती है वो लिमिटेड होती है। तो ये था जॉइंट हिंदू फैमिली फॉर्म। हिंदू लॉ हैज़ ग्रांटेड इंडिपेंडेंट एंड कॉरपोरेट एग्जिस्टेंस टू द फैमिली। तो ये हिंदू लॉ मतलब हमारा जो भारतीय जो अधिनियम है या जो हमारा कानून है, उसमें ये चीज़ बताई गई है कि इंडिपेंडेंटली ये एग्जिस्ट करता है, ये जो सिस्टम है, ठीक है। ये जो फैमिली बिजनेस का जो सिस्टम एग्जिस्ट करता है और फैमिली के लिए अच्छा होता है, काफ़ी कोऑपरेटेड होता है। पार्टनरशिप की बात करें, इन दिस फॉर्म ऑफ ओनरशिप 2 और more पर्सन इंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू कैरी ऑन सम लॉफुल बिजनेस जॉइंटली एंड टू शेयर इट्स प्रॉफिट्स, ठीक है। 2 या 2 से ज़्यादा लोग आपस में मिलते हैं, उस बिज़नेस में मालिकाना हक होता है उनका, और एक कॉन्ट्रैक्ट होता है आपस में कि किस तरीके से उस बिज़नेस को रन किया जाएगा। लीगल बिज़नेस होना चाहिए, ठीक है। जो भी प्रॉफिट्स होता है उनको शेयर करते हैं। इनकी जो लाइबिलिटीज़ होती हैं वो भी लिमिटेड भी हो सकती हैं, अनलिमिटेड भी हो सकती हैं, तो वो देखना होता है किस हद तक लिमिटेड है या अनलिमिटेड है, ठीक है। पहले तो अनलिमिटेड होता था, फिर ये जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप वाला एक्ट आया था ना, LLP 2008, तो उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, पार्टनरशिप के जो पार्टनर्स की जो लाइबिलिटीज़ है उनको थोड़ा सा मतलब राहत दी गई थी कि लिमिटेड हो जाए, ठीक है। द फर्म हैज़ नो लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ द पार्टनर्स। अब अगर हम बात करते हैं ना पार्टनरशिप बिजनेस की इंटिटी मीन्स कि जो फर्म है, पार्टनरशिप फर्म या जो बिजनेस है, उसका जो अस्तित्व है, उसकी जो पहचान है ना, वो सेपरेट नहीं है यहाँ पर, मतलब जो भी पार्टनर्स हैं उनसे अलग नहीं मानी जाती है। वैसे ज़्यादातर क्या होता है, जितनी भी कंपनीज होती हैं उनका जो अस्तित्व होता है वो उनके ओनर से अलग माना जाता है, ठीक है। बट पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता। जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात करें, सो इट इज़ एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ 2 और more persons. It has a distinct legal entity which is separate from the identity of its member. So जॉइंट स्टॉक कंपनी जो होती है, जैसा मैंने बताया, कंपनी का जो इंटिटी होती है वो सेपरेट होती है, जो भी उनके मेंबर्स होते हैं ना उनसे अलग होती है इंटिटी, क्योंकि कंपनी अपने नाम से काम करती है और जो मेंबर्स होते हैं वो अपना काम करते हैं, ठीक है। सो ये क्या होती है, ये इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन होता है जिसमें 2 या उससे ज़्यादा लोग मिल करके इस जॉइंट स्टॉक कंपनी को चलाते हैं। इट इज़ कॉन्टिन्यूटी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द लिव्स ऑफ इट्स मेंबर्स, इट्स मैनेजमेंट। तो इसकी जो इंडिपेंडेंटली मतलब ये चलती रहती है, जो कंपनी है इसकी जो लाइफ है वो मतलब चलती रहती है मेंबर्स के अकॉर्डिंग। इट्स मैनेजमेंट एंड कंट्रोल लाइज in the hands of the board of directors consisting of elected representative of the members। अब इसकी बात करें कि जो इसको जो मैनेज करता है और जो कंट्रोल करता है वो किसके हाथों में होता है, तो जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं ना, जॉइंट स्टॉक कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उसमें क्या होता है ना कि इलेक्शन किया जाता है, मतलब चुनाव किया जाता है कि कौन से मेंबर्स इसको रिप्रेजेंट करेंगे, कंपनी को मैनेज करेंगे या कंट्रोल करेंगे, उनके हाथों में इनका कंट्रोल होगा। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए भी क्या किया जाता है, इलेक्शन किया जाता है, मतलब लोगों को मतलब वोटिंग करवाई जाती है। तो जो अच्छे मेंबर्स होते हैं वही इसको मैनेज और कंट्रोल करने का काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी कौन कौन सी होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात। इट इज़ अ सोसाइटी ऑर्गेनाइज्ड विद द पर्पस ऑफ रेंडरिंग सर्विसेज टू इट्स मेंबर्स एंड टू द पब्लिक इन जनरल, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी की, तो ये जो सोसाइटी का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसका जो पर्पस होता है कि सर्विसेज को मतलब सर्विसेज दी जाएंगी, इसके अंदर जो भी मेंबर्स हैं वो काम करेंगे, पब्लिक जो भी पब्लिक है उसको सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल सेल्फ हेल्प। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन होता है ना वो एक प्रिंसिपल पे आधारित होता है, जो कि क्या होता है, म्यूचुअल सेल्फ हेल्प होता है, मतलब जिनका मकसद होता है कि एक हेल्प उनको प्रोवाइड करनी है लोगों को, खुद से अपने आप से क्या स्वयं मदद देना है लोगों को। एज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सनस इट इंजॉयज परपेचुअल लाइफ, इट हैज़ अ डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी एंड द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर इज लिमिटेड। सो यहाँ पर इसका जो अपना जो इसकी जो आइडेंटिटी है या इसकी हम बात करें वो अलग होती है, जो भी कंपनी के मेंबर्स होते हैं उनसे अलग होती है। कॉर्पोरेटेड एसोसिएशन होता है लोगों का, ठीक है। और ये जो भी इनका अपना जो अस्तित्व होता है वो इंजॉय मतलब करके काम होता है, यहाँ पर लोगों की हेल्प करना होता है, ठीक। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। अब अगर हम बात करें चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करने से पहले आपको किन
पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए उसकी बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि किस टाइप का हमें बिजनेस फॉर्म मतलब करना है, ऑर्गेनाइजेशन करना है फॉर्म। तो वो चीज़, द चॉइस ऑफ द मोस्ट सुटेबल फॉर्म of business organization is a crucial decision because it affects the rights and liability of the owners. So वो फैक्टर्स यहाँ पे गिवन है, आप पॉइंट वाइज दे सकते हैं। नेचर ऑफ बिजनेस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिसाइड करें कि जो आपका बिजनेस है ना वो किस नेचर का होना चाहिए। क्या आप लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, या कोई आप गुड्स प्रोवाइड्स करना चाह रहे हैं, या कोई गुड्स है जिसका मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, प्रोडक्शन करना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें मतलब होनी चाहिए। मीन्स आप आर्टिफिशियल चीज़ें बनाना चाहते हैं, ठीक है। मीन्स जैसा भी आपका बिजनेस फॉर्म आप करना चाहते हैं ना, वो पहले उसका जो नेचर है ना वो डिसाइड कर लें। साइज एंड एरिया ऑफ ऑपरेशंस की बात करें तो जो ऑपरेशंस की यहाँ पे मतलब है कि जो भी आपका बिजनेस है, जो भी आप संचालन क्रियाएं करने वाले हैं बिजनेस को चलाने के लिए, उसका साइज़ किस लेवल का होगा, उसका एरिया कैसा होगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको करना है। भैया कैसा बिजनेस फॉर्म करते हैं तो उसके लिए साइज़ और एरिया भी आपको पहले ही डिसाइड करना है। डिग्री ऑफ कंट्रोल डिज़ायर्ड की बात करें तो किसी भी बिज़नेस को कंट्रोल करने के लिए जो डिज़ायर है आपकी, वो उसका जो डिग्री है वो कितनी होनी चाहिए, किस हद तक आप उसको कंट्रोल करके रख सकते हैं, और ऐसा ही बिज़नेस आपको चूज़ करना चाहिए। अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट की बात करें तो कितने कैपिटल की ज़रूरत होगी उस बिज़नेस फॉर्म को करने के लिए, मतलब उस बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करने के लिए कितने कैपिटल अमाउंट चाहिए होगा आपको, सफिशिएंट अमाउंट, वो डिसाइड हो जाना चाहिए पहले ही, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आपको बुक में मिल जाएंगे, आप इसको डिस्क्राइब करके लिख सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। डिग्री ऑफ रिस्क इन्वॉल्व की बात करें तो हर एक बिज़नेस में रिस्क होता है। तो जिस भी लेवल का बिज़नेस करना चाहते हैं, जैसा भी करना चाहते हैं, तो उसका जो रिस्क है, उसकी जो डिग्री है, कितना आप वहन कर सकते हैं, कितना रिस्क आप बियर कर सकते हैं, ये भी पहले ही मेज़र कर लें, ठीक है। क्योंकि होता है ना, इवैल्यूएट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले। ओके, देन डिवीज़न ऑफ सरप्लस की बात करें तो जो भी सरप्लस आएगा उसको किस तरह से आप डिवाइड करेंगे, ठीक है, आपस में, अगर ज़्यादा लोग हैं तो, या अकेले भी हैं तो। गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड कंट्रोल, तो उस बिज़नेस से रिलेटेड जो भी आप बिज़नेस करने वाले हैं, गवर्नमेंट की तरफ से क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं, और किस तरह से अगर ज़रूरत पड़ती है तो गवर्नमेंट आपके बिज़नेस पे कंट्रोल करेगी, ये चीज़ भी आपको माइंड में ध्यान रखना होता है। तो जो भी गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशन है उसका भी आप पहले ही पता कर लें, सारी इंक्वायरी करके रखें, उसके बाद अपना बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करें। ड्यूरेशन ऑफ बिज़नेस की बात करें तो आप बिज़नेस कितने टाइम के लिए करना चाहते हैं, ठीक है। क्या लॉन्ग टाइम करना चाहते हैं, शॉर्ट टाइम करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे बिज़नेस होते हैं, अलग अलग टाइमिंग होती है उनकी, कुछ एक पर्टिकुलर पर्पस होता है, उसके लिए आप बिज़नेस स्टार्ट करते हैं फिर बंद कर देते हैं। तो ये चीज़ भी डिसाइड करें कितना ड्यूरेशन होना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशंस की बात करें तो जो भी ऑपरेशंस होंगे, मीन जो भी बिज़नेस से रिगार्डिंग आप काम करने वाले हैं, एक्टिविटीज़ करने वाले हैं, वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए कि आपको ज़रूरत पड़ने के अगर आप बदलाव करना चाहो तो आप उसको बदल भी सकें, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक चीज़ बस हमने कर ली तो बस वही करते जाना, नहीं, ज़रूरत के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, उसमें चेंजेस होने चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स थे रिगार्डिंग फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये रिक्वेस्टेड वीडियो था, मुझे यकीन है समझ में आ गया होगा। जिन्होंने रिक्वेस्ट की है उनका नाम मैं नेक्स्ट वीडियो में ले लूँगी, अभी मैं शायद भूल गई हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।